डीएलएड कर रहे समस्त विद्यार्थियों का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जो आपके पहला पेपर होता है बच्चे और सीखना, उसकी एक यूनिट अपलोड है। वैसे बहुत ही अच्छा कंटेंट है उसमें भी, और अभी भी अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की हमारी कोशिश रहेगी। द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए सीरीज है। इकाई दूसरी शुरू करते हैं जिसमें आपके सीखना, बुद्धि और अभिप्रेरणा है, जिसमें आपके ये टॉपिक रीट में भी थे और आगे शिक्षक भर्ती में भी हैं। तो बुद्धि, इंटेलिजेंसी एंड मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, इसके प्रकार, इसके सिद्धांत, किसने कौन सा सिद्धांत दिया, कौन सी परिभाषा है, यहाँ पर आपके हर प्रश्न यहाँ से जुड़ेगा। यानी आपके लिए एक तरह से देखें तो शिक्षक भर्ती के लिए भी यहाँ से महत्वपूर्ण टॉपिक आने वाले हैं। 10 अंक का ये यूनिट है। तो इसको स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। बुद्धि के संबंध में कुछ परिभाषाएं हैं, तो उन परिभाषाओं पर ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। ये परिभाषा बुद्धि की टर्मन ने दी है। अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। जो वस्तु हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, उस वस्तु को सोचने की योग्यता ही बुद्धि है, ये टर्मन ने कहा है। फिर एक बर्ट ने बुद्धि की परिभाषा दी है। बर्ट ने बुद्धि की परिभाषा देते हुए कहा है, बुद्धि को लचीले समायोजन की क्षमता कहा है। तो बर्ट ने बुद्धि को औचित्यपूर्ण चिंतन कहा है। स्पीयरमैन ने बुद्धि को औचित्यपूर्ण चिंतन कहा है। किसने? स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट देखो, बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू का सूत्र। बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू का सूत्र पूछा जा सकता है छोटे प्रश्न के रूप में। मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज यानी MA बटा CA इंटू 100। ये आपके बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू का सूत्र है। फिर आता है बुद्धि के कुछ सिद्धांत में से एक प्रमुख सिद्धांत है बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत कौन देता है? बहुबुद्धि का सिद्धांत यहाँ पर देते हैं हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि बताई है। मूल सिद्धांत में उन्होंने 7 प्रकार की बताई थी। 8वां प्रकार उन्होंने 1998 में दिया था और 9वां प्रकार 2000 में दिया था। 9वां प्रकार इनका था अस्तित्ववादी बुद्धि। इस प्रकार इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि दी है। इनमें आपका बड़ा प्रश्न भी देखने को मिलेगा, जो वीडियो में आपको आगे मिल जाएगा। बड़ा निबंधात्मक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर का है। उसमें बुद्धि के जो 9 प्रकार बताए गए हैं उनको विशेष आपको डिफाइन करना या फिर निबंधात्मक रूप से परिभाषित करना। फिर अभिप्रेरणा आती है, मोटिवेशन। तो अभिप्रेरणा क्या है? एक भावात्मक क्रियात्मक कारक है। अभिप्रेरणा एक भावात्मक क्रियात्मक कारक है, ये कहता है जेम्स ड्रेवर। अभिप्रेरणा एक भावात्मक क्रियात्मक कारक है, ये कहता है जेम्स ड्रेवर। फिर अभिप्रेरणा के 3 सोपान स्टेज हैं। आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन। आवश्यकता यानी नीड, ड्राइव यानी प्रणोद, इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन। ये तो अभिप्रेरणा के 3 सोपान हो गए। जब अब आपको अभिप्रेरणा का चक्र पूछा जाए तो आपको ऐसा करना है, आवश्यकता नीड पहले, फिर प्रणोद ड्राइव, फिर प्रणोद के बाद आपको करना है प्राणी में आंतरिक तनाव और बल। इस आंतरिक तनाव और बल के बाद आपको जाना है इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन में। प्रोत्साहन के बाद व्यक्ति को क्या मिलेगा? व्यक्ति को मिलेगा लक्ष्य प्राप्ति एवं सुरक्षा और संतोष। तो यहाँ से संतोष से वापस आवश्यकता की तरफ बढ़ जाएंगे। ये हो जाएगा आपका मोटिवेशन का चक्र। मोटिवेशन का चक्र अभिप्रेरणा चक्र हो जाएगा। और सोपान पूछे तो NDI करना आपको, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव। आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन। नेक्स्ट है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत में जो बुद्धि के 9 प्रकार बताए हैं वो, इसको आपको निबंधात्मक प्रश्न में छपा हुआ मान लेना है। भाषाई बुद्धि, भाषाई बुद्धि के उदाहरण कौन कौन है? लेखक हैं, साहित्यकार है, कवि हैं, ये भाषाई बुद्धि के उदाहरण है। फिर आते हैं दूसरी बुद्धि तार्किक गणितीय बुद्धि, जिसमें गणितज्ञ हैं, इंजीनियर हैं, ये तार्किक गणितीय बुद्धि के उदाहरण है। फिर है स्थानिक बुद्धि, इसमें पायलट है, शतरंज का खिलाड़ी है, ये स्थानिक बुद्धि में आ जाएंगे। फिर है शारीरिक गतिक बुद्धि, जिसका शारीरिक गति के द्वारा बुद्धि का प्रयोग करता है वो न्यूरोसर्जन है, खिलाड़ी है, नर्तक है, ये शारीरिक गतिक बुद्धि में आती है। इसमें सांगीतिक बुद्धि किनमें? म्यूजिशियन, सिंगर, संगीतकार, गीतकार, इसमें सांगीतिक बुद्धि हो जाएगी। फिर अंतर्व्यक्तिक बुद्धि यानी योगी और साधु जो अपने आप को समझ लेता है वो अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। फिर व्यक्तिगत अन्य बुद्धि यानी दूसरों के विचारों को, दूसरों के हाव भाव को समझ लेता है वो नेता है, डॉक्टर है, राजनेता है आदि हो जाएंगे। प्रकृतिवादी बुद्धि यानी जो प्रकृति के साथ अच्छे से संपर्क में रहता है, प्रकृति के प्रति संवेदनशील होता है, यानी किसान, वनस्पति वैज्ञानिक आदि प्रकृतिवादी बुद्धि में आएंगे। फिर अस्तित्ववादी बुद्धि में दार्शनिक चिंतक अस्तित्ववादी बुद्धि में आ जाएंगे, जो अस्तित्व के बारे में क्यों, कैसे का जवाब जानते हैं, अस्तित्व के बारे में फिलोसफी की धारणा रखते हैं। फिर गिलफोर्ड का बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत है, उसके 3 आयाम कौन कौन से हैं, उन आयामों में कौन कौन से विषय शामिल हैं। तो इस प्रकार गिलफोर्ड का त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत भी इसमें महत्वपूर्ण है। गिलफोर्ड
ने जो त्रिआयामी सिद्धांत दिया है उसके 3 आयाम है: संक्रिया, ऑपरेशन, विषय वस्तु, कंटेंट, उत्पादन, प्रोडक्शन। तो संक्रिया ऑपरेशन में क्या है? मूल्यांकन है, अभिसारी चिंतन है, अपसारी चिंतन है, स्मृति है, संज्ञान है, यह संक्रिया में है। फिर विषय वस्तु कंटेंट में क्या है? ऑडियो है, विजुअल है और सिंबलिक है, सैम्बोलिक है, सांकेतिक प्रतीकात्मक, शाब्दिक वर्बल है, व्यवहारात्मक बिहेवियरल है। फिर उत्पादन प्रोडक्शन में इकाई है, वर्ग है, संबंध है, तंत्र है, रूपांतरण है और अनुप्रयोग है। इस प्रकार ये गिलफोर्ड का बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है, जिसको आप विस्तार से स्पष्ट कर सकते हो अगर ये आपको निबंधात्मक में पूछे तो, और ये आपके विकल्पात्मक में भी पूछा जा सकता है कि गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत में संक्रिया में कौन सा तत्व शामिल नहीं है, या विषय वस्तु में कौन सा तत्व शामिल है, उत्पादन में कौन शामिल है। इस प्रकार ऑप्शन देकर आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। फिर शिक्षक द्वारा बच्चों को प्रेरित मोटिवेशन करने हेतु, यानी उनको सीखने के लिए मोटिवेशन करने हेतु कौन कौन सी प्रक्रियाएं या कौन कौन सी गतिविधियां की जा सकती है। तो इनमें आपके किया जा सकता है प्रतियोगिता, कंपटीशन एंड सहयोग, कोऑपरेट। फिर सफलता और असफलता भी बच्चे को प्रेरित करती है। सफलता भी एक तरह से प्रेरित करती है और एक तरफ से असफलता भी मेहनत करके सफल होने के लिए प्रेरित करती है। नवीनता, नयापन, इनोवेशन भी सीखने हेतु प्रेरित करता है। आकांक्षा का स्तर, बच्चे से कितनी आकांक्षाएं रखी जा रही है, इससे भी वो मोटिवेट होता है कि मेरे शिक्षक इस प्रकार की आकांक्षा रखते हैं तो मैं उनकी आकांक्षा पे खरा उतरूं, इसलिए भी वो मोटिवेट होते हैं। फिर अभिप्रेरणा के प्रकार हैं, तो अभिप्रेरणा 2 प्रकार की बताई गई है: आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन। और देखिएगा इनमें अंतर क्या है। आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा में अंतर क्या है? तो आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है? बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते हैं, वो आपके अंदर के अभिप्रेरणा मोटिवेशन से प्रभावित होते हैं। फिर बाह्य अभिप्रेरणा में क्या होता है? उन्हें बाहर की परिस्थितियां देखकर मोटिवेट किया जाता है। फिर आंतरिक अभिप्रेरणा का दूसरा पॉइंट है कि बाह्य अभिप्रेरकों की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि बाह्य अभिप्रेरित व्यक्ति को बाह्य अभिप्रेरक देखकर प्रेरित किया जाता है। जबकि आंतरिक अभिप्रेरित व्यक्ति, ये बच्चे शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक आवश्यकताओं के वशीभूत होकर कार्य नहीं करते, वो समाज के वशीभूत नहीं होते जो इंटरनल मोटिवेट होते हैं। जबकि बाह्य अभिप्रेरणा वालों के लिए महत्वपूर्ण ही कौन है? शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकता ही मुख्य होती है। जबकि जो आंतरिक अभिप्रेरित व्यक्ति होता है वो कार्य को ही आनंद और ऊर्जा मानता है, वो कार्य करने में ही उसको आनंद और ऊर्जा प्राप्ति होती है। जबकि बाह्य अभिप्रेरित व्यक्ति को जो बाह्य प्रेरक हैं उनसे आनंद और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और आंतरिक अभिप्रेरित व्यक्ति लक्ष्य केंद्रित होता है, जबकि बाह्य अभिप्रेरित व्यक्ति प्रेरकों का महत्वपूर्ण स्थान देता है। प्रेरक, मोटिवेट, जो उसको मोटिवेट करती है चीज, उसको वो ज्यादा महत्व देगा, जबकि आंतरिक अभिप्रेरित व्यक्ति लक्ष्य को प्रधानता देगा। यह आपके बाह्य और आंतरिक अभिप्रेरित व्यक्ति में अंतर थे। फिर भावात्मक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंसी क्या है? इसको 4 हिस्सों में बांटा जाता है। इसमें क्या क्या आता है? नजरिया, परसेप्शन, समायोजन, इंटीग्रेशन और समझना यानी अंडरस्टैंडिंग, और भावनाओं का व्यवस्थापन यानी मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस। ये आपके भावात्मक बुद्धि को 4 हिस्सों में बांटा जाता है। यहाँ से प्रश्न उठ सकता है। सर्वप्रथम कौन सा बुद्धि परीक्षण विकसित किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है, छोटे प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। सर्वप्रथम कौन सा बुद्धि परीक्षण किया गया? तो आपने रीट में ही पढ़ा होगा, और ये आपके बुद्धि और अभिप्रेरणा लगभग आपका टॉपिक पूर्णतः रीट और शिक्षक भर्ती पर ही आधारित है। सर्वप्रथम फ्रांस के मनोवैज्ञानिक एल्फ्रेड बिने और उसके सहयोगी साइमन के द्वारा 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण विकसित किया गया। यह एक प्रकार का व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था। ठीक है, यहाँ तक 1905 में पहला एल्फ्रेड बिने और साइमन के द्वारा तैयार किया गया बुद्धि परीक्षण। बुद्धि के सिद्धांतकारों ने बुद्धि को किन तरीकों से स्पष्ट किया? भाई बुद्धि के सिद्धांत दिए हैं तो उनका कुछ आधार तो होगा। उनको 2 आधारों पर बांटा गया, 2 तरीकों से बुद्धि के सिद्धांतों को सिद्धांतकारों, मनोवैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया। तो पहला है कारकीय सिद्धांत यानी फैक्टर थ्योरी, दूसरा है प्रक्रिया प्रधान यानी प्रोसेस बेस्ड थ्योरी। तो कारकीय सिद्धांतों का मानना है कि बुद्धि विभिन्न कारकों में विभक्त होती है, जबकि प्रक्रिया प्रधान सिद्धांतों की समझ मतलब बुद्धि की समझ, विश्लेषण, समीक्षा और संश्लेषण आदि की प्रक्रियाओं के सापेक्ष समाधान का यानी समझने का प्रयास करते हैं। तो बुद्धि के जो सिद्धांत दिए गए हैं उनका 2 आधार है, एक कारक फैक्टर, एक प्रक्रिया प्रोसेस। फिर है वेस्लर का बुद्धि परीक्षण, यह भी महत्वपूर्ण है। छोटा यानी छोटा तो नहीं कह सकते, लघुतरात्मक प्रश्न आ सकता है 4 नंबर के ऊपर। वेस्लर का बुद्धि परीक्षण, तो वेस्लर ने बच्चों एवं वयस्कों की बुद्धि मापने के लिए अलग अलग परीक्षण तैयार किए, बच्चों के लिए अलग, वयस्कों के लिए अलग, जो वेस्लर वेलेब्यू मापनी कहलाते हैं। वयस्कों का परीक्षण करने के लिए उन्होंने वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंसी स्केल
WAIS तथा बच्चों के परीक्षण के लिए उन्होंने वेस्लर इंटेलिजेंसी स्केल फॉर चिल्ड्रन यानी WISC का गठन किया, बनाया, कहलाता है ये उनका परीक्षण। इस परीक्षण में 2 फार्म थे तथा दोनों फार्मों में 10-10 उप परीक्षण थे। 10 में से 5 शाब्दिक वर्बल मापनी थे स्केल के थे तथा 5 क्रियात्मक एक्शन मापनी के थे। इसमें आगे कई संशोधन भी किए गए वेस्लर की जो बुद्धि परीक्षण है इसमें। तो आज का ये वीडियो यहीं होता है समाप्त। आपको ये जानकारी बुद्धि और अभिप्रेरणा के संबंध में कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए, धैर्य बनाए रखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।